जय हिंद। आज हमारा पॉलिटी का दूसरा लेक्चर है। पहला चैप्टर है जो आधा रह गया था, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये आज फिर से रह जाएगा, इसे हम कल डिस्कस करेंगे। पहला है भारत शासन अधिनियम 1858। इसको लाने का मेन जो कारण था 1857 की क्रांति। 1857 में एक विद्रोह हुआ था ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों के द्वारा। हालांकि उनमें एकता नहीं थी, इसलिए वो विद्रोह जो है कुछ एक एरिया या क्षेत्र तक ही सीमित रहा। लेकिन इसकी वजह से ब्रिटिश संसद को ये आभास हुआ गया था कि यदि उन्होंने सही निर्णय नहीं लिए तो आने वाले समय में ब्रिटिश संसद को बाहर से उखाड़ फेंका जा सकता है। इसलिए 1858 के अधिनियम के तहत कुछ एक सुधार या व्यवस्थाएं की गई थी जो इस प्रकार थी। पहला है शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले व्यापार के उद्देश्य से भारत में आई थी, लेकिन बाद में उनका मेन जो उद्देश्य भारत पर राज करना हो गया, उसे जो है इस अधिनियम के अंतर्गत पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और शासन जो है सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाया गया। उस समय जो है इनकी महारानी थी विक्टोरिया, अर्थात पूरा का पूरा शासन किसके अंडर आ गया? महारानी विक्टोरिया के अंतर्गत। और दूसरा जो है इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई थी, जो गवर्नर जनरल था उसका जो है पदनाम बदलकर वॉइसराय कर दिया गया। हालांकि कार्य इनके सेम ही थे, लेकिन इनका नाम जो है चेंज किया और वॉइसराय कहलाए गए ये गवर्नर जनरल। पहले थे लॉर्ड कैनिंग। ये इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लेना है कि भारत के प्रथम जो है वॉइसराय कौन थे। आई थिंक मैंने गलत लिखा है यहाँ पर, वॉइसराय लॉर्ड कैनिंग। और दूसरा है द्वैत शासन की समाप्ति। निदेशक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में लाया गया था। और दूसरा है नियंत्रण बोर्ड जो पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट के तहत लाया गया था, कंट्रोल बोर्ड। दोनों को ही जो है समाप्त कर दिया गया 1858 के अधिनियम के तहत। अर्थात निदेशक बोर्ड जिसका मेन जो है कार्य था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर व्यापारिक जो है नियंत्रण रखना, और नियंत्रण बोर्ड का था राजनीतिक एवं शक्तियों कार्यों में नियंत्रण करना। दोनों को ही समाप्त कर दिया गया। इस तरह से जो द्वैत शासन था निदेशक कोर्ट एंड नियंत्रण बोर्ड का, वो समाप्त हो गया। और तीसरा है भारत सचिव। भारत के सचिव ये एक नया जो है पद बनाया गया ब्रिटिश में ही। ब्रिटिश जो है संसद के सदस्य होते थे भारत सचिव। इसका मेन जो है कार्य था कि भारत के शासन जो है संबंधी रिपोर्ट तैयार करना और ब्रिटिश संसद में पेश करना, भारत सचिव का मेन कार्य। और इसकी सहायता के लिए बनाई गई थी भारत परिषद। भारत परिषद में थे 15 सदस्य। इनका मेन कार्य था भारत के शासन के बारे में भारत सचिव को सलाह देना। इसका कार्य था भारत परिषद का। लेकिन हालांकि भारत सचिव इनके डिसीजन को मानने या ना मानने से मना कर सकता था, लेकिन दो ऐसे क्षेत्र थे जिनमें भारत सचिव को भारत परिषद की बात जो है अवमानना ये नहीं कर सकता था। वो थी अर्थव्यवस्था और सिविल सेवाओं से रिलेटेड जो भी निर्णय भारत परिषद लेती थी, भारत सचिव को वो उसी रूप में जो है स्वीकार करने पड़ते थे। और लास्ट वन है ब्रिटिश महारानी की घोषणा। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने जो है घोषणा की कि अब जो है भारत में जितने भी क्षेत्र इनके अंतर्गत थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, उनके अलावा ये अन्य जो है किसी भी राज्य को अपने राज्य में शामिल नहीं करेंगे। अर्थात 1854 में जो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लाई गई थी उसे अब जो है समाप्त कर दिया। जितने भी क्षेत्र जो है इनके अंडर थे वो ब्रिटिश जो है राज्य कहलाए, और बाकी जो है राज्य के अंतर्गत या राजा किसी के अंतर्गत कोई भी टेरिटरी आती थी तो उनको वैसे ही छोड़ दिया गया और उन्हें उनके अधिकार दिए गए। तो इसके अंतर्गत जो भारत में ही थे ना थोड़े अमीर वर्ग के, उन्होंने जो है ब्रिटिश महारानी की इस घोषणा को मैग्ना कार्टा कहा था। इसके बाद इन्होंने घोषणा की कि भारत के जितने भी राज्य इनके अंदर है, अंतर्गत या इनके अंडर हैं, वहाँ पर जो है भारतीय नागरिकों को वैसे ही अधिकार दिए जाएंगे जैसे इनके अन्य राज्यों पर जो इनके नियंत्रण में था ना अन्य राज्य, वहाँ पर भी जो है उनके वहाँ के नागरिकों को अधिकार दिए गए थे, वही अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए जाएंगे। और भारत में सुधार और शैक्षिक सुधार और जो भी बाकी है वो भी किए जाएंगे, ये कहा था ब्रिटिश महारानी ने। और शासन जो है पूरा का पूरा किसके अंडर आ गया? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। सबसे बड़ा जो है मेन रीज़न यही था।
भारत शासन अधिनियम 1858 का कि 1857 की जो क्रांति हुई वैसी क्रांतियों को रोकना और भारत को अपने नियंत्रण में इसके पश्चात है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ये जो है 1858 अधिनियम के बाद 3 वर्ष के बाद ही लाया गया था, क्योंकि 1858 अधिनियम के तहत जो व्यवस्थाएं की गई थी उनसे वे रिजल्ट प्राप्त नहीं हुए थे जो उनसे उम्मीद थी। इसलिए 3 वर्ष बाद ही फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 लाया। इसके तहत सबसे पहले तो जो वायसराय की परिषद होती थी उसे केंद्रीय विधान परिषद कहा जाने लगा था। अब इसमें जो है भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला। पहली बार था कि किसी जो है भारतीय को विधान परिषद में शामिल किया गया। इनमें थे पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण और सर दिनकर राव। हालांकि इन्हें जो है विधान परिषद में शामिल तो किया गया था, लेकिन इनको अधिकार बहुत सीमित दिए गए थे। बजट से रिलेटेड या किसी भी विधान परिषद के सदस्य से जो है क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात है कि जो भी ये प्रतिनिधि चुने जाते थे ना, ये अप्रत्यक्ष रूप से लिए जाते थे और वही व्यक्ति जो है चुने जाते थे जो या तो शाही परिवार से होते थे या फिर बहुत बड़ी रियासतों के राजा हुआ करते थे। मतलब कोई सामान्य जो व्यक्ति विधान परिषद में शामिल नहीं हो सकता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो व्यवस्था को जो है मान्यता दी थी। हालांकि 1859 में ही लॉर्ड कैनिंग ने इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन 1861 में इसको मान्यता दी गई। अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो व्यवस्था का मतलब था कि जो विधान परिषद में सदस्य थे उनमें से कुछ एक सदस्यों को जो विभाग दिए गए, जैसे सैन्य हो गया, वित्त हो गया, गृह, ऐसे जो विभाग दिए गए और वो व्यक्ति उस विभाग से संबंधित जो है अपने पूरे जो है अंतिम निर्णय ले सकते थे। आप देखेंगे कि ये जो व्यवस्था वर्तमान समय में भी है, भारतीय संसद में विभाग दिए जाते हैं। इसके सबसे अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि कार्य जो है तेज़ी से होने लगे। और इसके बाद है विकेंद्रीकरण की शुरुआत। इसका अर्थ है कि जो प्रांतीय लेवल पर विधान परिषद बनाई गई थी उन्हें अब अपना कानून बनाने का अधिकार था। हालांकि वायसराय जो है अभी भी उनके निर्णयों को रिजेक्ट या मतलब वीटो लगा सकता था, लेकिन उन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और अंतिम रूप से जो ब्रिटिश संसद थी वो भी जो है प्रांतीय विधान परिषदों के निर्णय को स्वीकार भी कर सकती थी या अमान्य भी घोषित कर सकती थी। तो ये थे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के। 1861 के बाद आया 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, आइए देखते हैं। सबसे पहले है कि इसके जो है तहत जो अतिरिक्त सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय स्तर पर भी और प्रांतीय स्तर पर भी कम से कम निर्धारित की 10 और अधिक से अधिक 16, अर्थात 10 जो है सदस्य तो आवश्यक थे चुनने, अतिरिक्त जो है सदस्य। और गोपाल कृष्ण गोखले, आशुतोष मुखर्जी, रास बिहारी बोस और एस.एन. बनर्जी जैसे जो है सदस्य गैर सदस्य के रूप में चुने गए थे। और दूसरी अच्छी बात ये थी कि इन्हें जो है अब जो गैर सरकारी सदस्य थे ना, जो बाहर से चुने जाते थे, इनको अब आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। हालांकि ये बहुत जो है सीमित मात्रा में था। इन्हें बजट पर बहस करने का भी अधिकार दिया गया और कुछ लेवल पर प्रश्न पूछने के भी अधिकार दिए गए, लेकिन इन्हें मतदान का अधिकार नहीं था जो गैर सरकारी सदस्य थे। और निर्वाचन पद्धति, इनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था। जो गैर सरकारी सदस्य होते थे नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल के द्वारा इन्हें चुना जाता था। अतिरिक्त सदस्यों को जो कम से कम 10 या अधिक से अधिक 16 चुने जाते थे। 1892 के अधिनियम के बाद आया भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मार्ले जो है भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो था वायसराय। इसके तहत सर्वप्रथम एक तो केंद्र एवं प्रांतीय स्तर पर विधान परिषद में सदस्यों की जो है संख्या बढ़ा दी गई। केंद्र में 16 थी संख्या, अब इसे 60 कर दिया गया और प्रांतों में संख्या की वृद्धि अलग अलग थी। और कुछ नए प्रांत भी जो है बने थे, जैसे बंगाल या पंजाब, और वहाँ पर भी विधान जो है परिषद का गठन हुआ था। और दूसरा है सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनके द्वारा जो व्यवस्था की गई थी वो थी मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, अर्थात मुस्लिमों को अलग से प्रतिनिधित्व मिला धर्म के नाम पर। और मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। और यही जो 1909 में जो है मुस्लिमों को अलग से मिला ना प्रतिनिधित्व, तो वही धर्म के नाम कर, यही सबसे बड़ा रीज़न बाद में बनता है किस चीज़ का, भारत के विभाजन का। इसी अधिनियम ने देश में बीज बो दिए थे 2 राष्ट्र के। किसने किए थे? मिंटो ने। और ना सिर्फ बल्कि धर्म के आधार पर बल्कि व्यावसायिक आधार पर भी अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था। नगर पालिका और
कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स को। और कार्यकारिणी में एक भारत सदस्य, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी ना, उसमें जो एक भारत जो है सदस्य को शामिल किया गया था, वे थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको विधि सदस्य बनाया गया था कार्यकारिणी परिषद में। मतलब कार्यपालिका जो परिषद थी एग्जीक्यूटिव किसकी, वायसराय की, उसमें जो है एक भारत जो है सदस्य शामिल किया गया था, वे थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इन्हें विधि जो है सदस्य बनाया गया था। ये था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसका ये याद रखना है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 में मुस्लिमों को अलग से जो है सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व मिला, उसके पीछे मेन रीज़न था मुस्लिमों द्वारा अलग से अपने लिए प्रतिनिधित्व की मांग करना। और उसी के कारण 1906 में जो है मुस्लिम लीग का भी गठन किया गया था। और 1905 के बाद तो जो है राष्ट्रवादी आंदोलन भी क्रांतिकारी रूप में बदल गया था। लाल, बाल और पाल जो क्रांतिकारी जो है राष्ट्रवादी थे, उसके कारण सरकार ने क्या किया, मुस्लिमों को खुशामद करने के लिए अलग से जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया, ताकि हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या हो, लड़ाई हो सके। और ये जो बीज डाला गया था ना फूट का 1909 में लॉर्ड मिंटो के द्वारा, इसका जो है रिजल्ट बाद में दिखा हमें 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ। उसमें क्या भारत जो है दो राज्य में विभाजित हुआ, एक तो बना पाकिस्तान और दूसरा बना भारत। और धर्म के नाम पर ये विभाजन हुआ था, जिसके बीज कब बोए गए थे 1909 में लॉर्ड मिंटो के द्वारा। इसलिए तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, क्योंकि मांटेग्यू उसमें थे भारतीय राज्य के सचिव और चेम्सफोर्ड थे वायसराय। इसको लाने का मेन रीज़न था 1914 का जो प्रथम विश्व युद्ध और होम रूल लीग आंदोलन। बहुत सी घटनाएं घटी जिसके तहत जो है भारत में मतलब परिस्थितियाँ जो है कुछ खास ठीक नहीं थी, इसलिए जो अधिनियम लाया गया था भारत शासन अधिनियम 1919। इनमें सबसे पहले एक तो जो पृथक निर्वाचन दिया गया था ना, जो पहले सिर्फ मुस्लिमों को दिया गया था, उसका विस्तार किया। अब सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को भी पृथक जो निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और केंद्र सूची और प्रांतीय विषयों की सूची बनाई गई, जो वर्तमान में भी है। जो केंद्र सूची में वे विषय आते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, जैसे हो गया आपका सैन्य विभाग, विदेशी विभाग, इम्पोर्टेंट जो विभाग होते हैं वो रखे गए केंद्र सूची के अंतर्गत। और प्रांतीय विषयों में या प्रांतीय सूची में वे विषय शामिल किए गए जो इतने खास जो है महत्व नहीं होते हैं, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा वगैरह। तो दो सूचियाँ बनाई गई थी, केंद्रीय और प्रांतीय। केंद्र में रखे राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण जो विषय, और प्रांतीय में रखे थोड़े जो मतलब इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा वगैरह। और आंशिक उत्तरदायी, इसका मतलब है कि प्रांतीय लेवल पर जो है सरकार जो थी उसे थोड़ा सा उत्तरदायी बनाया गया। पार्षद को रखा गया गवर्नर के अंडर और मंत्रिमंडल को रखा गया प्रांतीय व्यवस्थापिका के अंडर। मतलब प्रांतों में जो है थोड़ा उत्तरदायी सरकार बनाने की कोशिश की गई। बाकी ऐसा मतलब पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं थी, आंशिक रूप से उत्तरदायी थी। इसके बाद है द्विसाधनात्मक विधायिका। केंद्र में जो है जो राज्य परिषद, मतलब इसे कहा जाता है राज्य विधान परिषद, इसे ही अब जो है राज्य परिषद कहा गया। ये उच्च सदन बनाया गया। इसका कार्यकाल हुआ 5 वर्ष और इसमें थे 60 सदस्य, जिसमें से 34 जो है सदस्य निर्वाचित किए जाते थे और 26 जो है मनोनीत। राज्य परिषद बनाई गई उच्च सदन, जिसे केंद्र जो है राज्य परिषद भी कहा जाता था। और दूसरी बनाई गई विधानसभा। इसमें 144 जो है सदस्य थे, जिसमें से 104 जो है निर्वाचित और 40 जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। इसे निम्न सदन कहा गया, किसे, विधानसभा को। हालांकि दोनों को जो शक्तियाँ बराबर ही थी, लेकिन विधानसभा को बजट से रिलेटेड शक्ति थोड़ी ज़्यादा दी गई थी। मतलब बजट से रिलेटेड जो भी निर्णय लिए जाते थे वो विधानसभा के द्वारा ही लिए जाते थे, लेकिन इनका कार्यकाल मात्र 3 वर्ष का ही था, जबकि राज्य परिषद का 5 वर्ष। द्विसदनात्मक विधायिका 1919 के अधिनियम के तहत बनाई गई केंद्रीय स्तर पर। और एक है कि एक वैधानिक आयोग। इस अधिनियम के तहत ये व्यवस्था की गई, जो भी अधिनियम लाया जाएगा उसके 10 वर्ष के पश्चात जो है आयोग जो है अपनी रिपोर्ट देगा, किस पर, इस अधिनियम से रिलेटेड कि क्या क्या सफलताएं मिली। और इसी के आधार पर ही तो 1929 में आना था साइमन कमीशन, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसे 2 वर्ष पहले ही जो है लाया था, जिससे भारतीय द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि उसमें अधिकतर जो है सदस्य कौन थे, ब्रिटिश थे, और भारतीयों को उसमें शामिल नहीं किया गया था।
और इसके आधार पर क्या किया गया कि एक वैधानिक आयोग बनाया गया था और उसी के तहत बनाया गया था बाद में साइमन जे कमीशन। और लोक सेवा आयोग भारत में जो है लोक सेवाएं आयोजित करने के लिए भारतीय शासन अधिनियम 1919 ने व्यवस्था की कि अब जो है भारत में भी सिविल जो सेवाएं गठित की जाएंगी, तो इसके लिए एक लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा। और इसी के तहत 1926 में ली कमीशन के आधार पर लोक सेवा आयोग का जो है गठन किया गया था। और एक है कि प्रांतों में जो है द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन इस प्रकार से हुआ कि जो आरक्षित विषय थे, जो आरक्षित विषय जिसमें आता था राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, ये दिए गए गवर्नर और उसकी जो है कार्यकारिणी परिषद को। गवर्नर मतलब अपनी परिषद से निर्णय लेकर इन जो विषयों पर डिसीजन ले सकता था परिषद की सलाह से। और दूसरे दिए गए हस्तांतरित विषय जिसमें था शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य। इनका जो है जैसे शिक्षा है, कृषि है, स्वास्थ्य है, इनका जो है डिसीजन गवर्नर भारतीय मंत्रियों से सलाह लेकर जो है करता था। देख रहे हो आपकी मेन जो इम्पोर्टेंट जो विषय थे, जैसे हो गया राजस्व, न्याय, वित्त, ये सारे गवर्नर और उसकी परिषद को दिए गए। और भारतीय मंत्रियों को दिए गए सिर्फ शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य जैसे, जिसमें जो है गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह लेता। लिस्ट भारत शासन अधिनियम 1935, इसको लाने का कारण था 1927 का साइमन जय कमीशन, जिसकी रिपोर्ट गोलमेज सम्मेलन में जो है प्रस्तुत की गई थी और उसमें बहुत से निर्णय लिए गए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और उसी की रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 लाया, जिसमें 321 जो है धाराएं थी और 10 अनुसूचियां। वर्तमान समय में हमारा जो संविधान है उसमें बहुत से अधिनियम और धाराएं भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। अर्थात हमारा जो संविधान का मेन जो स्रोत है वो कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1935। आइए देखते हैं इसके तहत क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। पहला है अखिल भारतीय संघ की स्थापना। उसमें जो है प्रांत कुछ एक रियासतों में बंटे हुए थे और कुछ अंग्रेज साम्राज्य के सीधे जो नियंत्रण में थे और कुछ कमिश्नर प्रांत थे। उन सबको जो मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाने की कोशिश की गई, हालांकि इसमें वे सफल नहीं रहे। और इसके बाद है संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची। ये तो वर्तमान समय में भी भारतीय संविधान में है, हालांकि इनकी जो है संख्या थोड़ी अलग हुई है। पहले जो इसमें कितने संघ में थे 59 विषय, राज्य में 54 एंड समवर्ती सूची में थे 36। संघीय सूची वो होती है जिसमें केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है और राज्य सूची वे सूची होती है जिसमें प्रांतीय सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची से रिलेटेड जो विषय होते हैं इसमें ये दोनों ही जो है कानून बना सकते हैं, हालांकि अधिकतर जो है शक्ति संघ को प्राप्त होती है। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं जो वर्तमान समय में जो है संसद को दी गई हैं, वो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत वायसराय को दी गई। कौन सी शक्तियां? अवशिष्ट शक्तियां, वायसराय। अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां होती हैं जिनका जो है वर्णन इन सूचियों में जो है नहीं किया गया होता, अर्थात इन सूचियों में जो विषय थे उसके अलावा जो भी निर्णय लिए जाने थे वो किसके? वायसराय के अंडर लिए जाने थे। इसके बाद है प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति अर्थात प्रांतों में जो 1919 के अधिनियम के तहत हमने पढ़ा कि प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था, उसमें जो है हस्तांतरित जो विषय और आरक्षित विषय थे जो प्रांतों में जो है गवर्नर और उसकी काउंसिल और गवर्नर और भारतीय जो है भारतीय सदस्यों में जो है बांटे गए थे। अब जो उसे पूर्ण रूप से समाप्त किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। और यही जो द्वैध शासन था ये लाया गया केंद्र में लाया गया द्वैध शासन, अर्थात केंद्र में भी आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय बांटे गए और केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। इसके बाद है वर्मा को भारत से अलग किया जाना। 1935 के अधिनियम के तहत ही वर्मा अर्थात जिसे वर्तमान में हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, 1935 के अधिनियम के तहत जो है इसे अलग कर दिया गया। अर्थात 1935 तक जो है म्यांमार किसका हिस्सा था? भारत का ही हिस्सा था। म्यांमार जो है भारत से 1935 में जो है अलग हुआ। इसके बाद है आरबीआई की स्थापना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो वर्तमान में भारत का केंद्रीय बैंक है, इसकी जो है स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी 1 अप्रैल 1935 में। उसमें जो है 5 करोड़ रुपए से इसकी जो है शुरुआत की गई थी, किसकी? आरबीआई की। और 1949 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935, याद करना इसे। इसके पश्चात है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो 1909 में मुस्लिमों को प्राप्त था, उसके बाद 1919 में सिखों ईसाइयों को भी दिया गया। इसके पश्चात 1935 में भी इसे और बढ़ाया गया। इसमें जो है दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग को जो है सांप्रदायिक इनके लिए अलग जो है प्रतिनिधित्व की
व्यवस्था की गई। दलित, जिनका जो है नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। हालांकि जो है बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच जो है पूना समझौता हो गया था, जिसके तहत डॉक्टर अम्बेडकर जी अलग प्रतिनिधित्व को मानने से मतलब उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि दलितों को अलग से जो है सुरक्षित सीटें जो है दी जाएंगी। इसके बाद है लोक सेवा आयोग, जिसका प्रावधान 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था और स्थापना हुई थी इसकी 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर। और इसका मेन कार्य था सिविल जय सेवाओं में योग्यता के आधार पर नियुक्ति करवाना। और ये जो है 3 स्तर पर था: संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त सेवा आयोग। संघ जो है केंद्र स्तर पर जो है नियुक्ति करता था और राज्य जो है राज्य स्तर पर सिविल जय सेवकों की नियुक्ति करता था। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत जो है 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय वे न्यायालय होता है जो केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों को सुलझाता है। अर्थात केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच यदि किसी विषय पर जो है विवाद हुआ तो संघीय न्यायालय सुलझाएगा। वर्तमान समय में संघीय न्यायालय की भूमिका कौन निभाता है? सर्वोच्च न्यायालय। संघीय जो है न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध भी डिसीजन ले सकता है। और संघीय न्यायालय के उस वक्त मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे सर मॉरिस गुवेर। और संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। इसके बाद है इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति, अर्थात जो राज्य सचिव थे उनकी सहायता के लिए एक जो है परिषद बनाई गई थी, जिसका मेन कार्य था राज्य सचिव की सहायता करना। उसको जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। कब? 1935 के अधिनियम के तहत। इसके बाद है मताधिकार। द्विसदनीय व्यवस्था। 11 राज्यों में से 6 राज्यों में 1935 के अधिनियम के तहत व्यवस्था की गई कि द्विसदनीय जो व्यवस्था लाई जाएगी। वे 6 राज्य थे: बंगाल, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत, असम। इनमें क्या व्यवस्था की गई कि द्विसदनीय जो है व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा। जैसे वर्तमान में केंद्र में है लोकसभा और राज्यसभा, और कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद भी है। 6 राज्य हैं भारत में ऐसे जहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। वैसे ही उसमें जो है व्यवस्था की गई कि 6 राज्यों में द्विसदनीय जो है व्यवस्था लाई जाएगी। दैट्स फॉर इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।